की आपका दायरा है ZPD, वो स्पेस है, वो डिफरेंस है जहां वो खुद से जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को हम ZPD कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वाइगॉत्स्की का हम चैप्टर कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एक बार उसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है, 25वां सवाल। अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब सेशन के। ये कहता है व्याकरण शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के लिए लाभदायक होती हैं, यानी हेल्पफुल होंगी किस प्रकार की एक्टिविटीज जब आप ग्रामर टीचिंग कर रहे हैं। तो एक शिक्षक ने व्याकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित विधियां अपनाई, एक एक करके आपको सारी विधियां देखनी है। उदाहरण के साथ नियम समझाए, यानी पहले एग्जाम्पल दिया और फिर नियम बताए। इसको हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक विधि कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहते हैं कि पहले आपने संज्ञा के उदाहरण दिए फिर संज्ञा की परिभाषा बताई। खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास कराना, बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, ये भी इंडक्टिव मेथड भी अच्छा होता है। बच्चों को स्वयं वाक्य बनाने के लिए कहना, तो बच्चा फिर से यहाँ एक्टिव है। त्रुटियों पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी, यानी फीडबैक दे रहे हैं जहां जरूरत है, जहां गलतियां हो रही हैं, ये भी सही है, चारों ही सही है। सक्रिय भागीदारिता और त्रुटि सुधार चारों में ही हो रहा है, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित नहीं है, केवल व्याकरण रटवाने की बात नहीं हुई है, बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज भी नहीं किया गया है, तो चारों ही सही है, चारों में ही बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26वां सवाल क्या कहता है भाई, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ तो कहना चाहता है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सामग्री का चयन कैसे किया जाना चाहिए, यानी जब आप लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल कैसे चूज करेंगे, ये पूछा है आपको, है ना, ये आपको पूछा है। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चुनी है। अब कुछ सामग्री है जो टीचर ने चुनी है। चित्र और फ्लैश कार्ड, यानी पिक्चर्स का यूज किया है, फ्लैश कार्ड्स का यूज किया है, फ्लैश कार्ड नहीं होते छोटे छोटे, ठीक। बाल कविताएं और कहानियां, यानी जो चिल्ड्रन लिटरेचर है, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, उन सब का इस्तेमाल किया है। दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा, तीनों में ही बच्चा एक्टिव है, तीनों ही सामग्रियां सही हैं। बच्चों को विषय में रुचि दिलाना, हाँ इंटरेस्ट क्रिएट होगा बच्चे का और सरलता से समझ जाएगा। बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक की बात नहीं हुई है, सिर्फ रटने की बात नहीं हुई है, जटिल सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, कठिन और जटिल नहीं, आसान सामग्री जो और इजी बना दे, रुचि दिलाए, रुचिकर बन जाए, यानी इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को और सरलता से सीख पाए, ऐसी ही सामग्री है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है यहाँ पे और चाइल्ड सेंटर्ड ही मेथड और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, हिंदी शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच का महत्व क्या है, बताइए। होलिस्टिक यानी समग्र का मतलब ये जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर ले, हर एक पहलू को देख ले। पहला ऑप्शन है बच्चों के सभी भाषा कौशलों का समग्र विकास करना, यानी सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब जो भाषा कौशल है इन सब का इस्तेमाल सब एकीकृत रूप से विकसित हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे, केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ व्याकरण रटवाना एकदम खराब तरीका है। संदर्भ में व्याकरण सिखानी होती है, कॉन्टेक्स्ट में, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम अलग से रटवा दो आप, तो व्याकरण व्याकरण चिल्लाना बहुत अच्छी बात नहीं है। संदर्भ में व्याकरण जहां लिखा हो वो पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को केवल लिखने तक सीमित रखना, केवल लिखने, क्यों, सारे जो कौशल है भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सबका इस्तेमाल कराओ। बच्चों को उनकी त्रुटियों पर डांटना, ये भी गलत है। डांटना फटकारना तो आपको अलाउड ही नहीं है। बच्चे के सभी कौशलों का समग्र विकास, यानी जब आप बच्चों को लिखने के लिए भी कह रहे हैं, बोलने के लिए भी कह रहे हैं, नाटक मंचन के लिए भी कह रहे हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब उसमें, कविता गायन के लिए भी कह रहे हैं, तो सब कुछ शामिल हो गया। बच्चे के चारों भाषा कौशल जो हैं एक साथ विकसित हो रहे हैं, जो एकीकृत होते भी हैं, इंटीग्रेटेड होते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अभिरुचि परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य क्या है और शिक्षक इसे हिंदी शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों को समझने और सुधारने के लिए किस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। तो अभिरुचि परीक्षा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को जांचने के लिए है, ये कोई मेंटल हेल्थ का परीक्षण थोड़ी है। एप्टीट्यूड मतलब आपका किस क्षेत्र में आपके अंदर क्षमता है बेहतर करने की, तो इंटरेस्ट भी उस क्षेत्र में होना चाहिए आपके अंदर। एप्टीट्यूड है यानी एबिलिटी है कि उस विशेष क्षेत्र में आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक। सेकंड ऑप्शन यह है, परीक्षा केवल बच्चों के एकात्मक रुझानों को नापने के लिए, यानी जो एकमात्र उनका रुझान है एक की तरफ, ऐसा नहीं है। यह छात्रों के व्यक्तिगत रुचियों को जानने और उनके अध्ययन के क्षेत्र को सही दिशा देने के लिए होती है। शिक्षक इसे बच्चों की रुचियों को पहचानने और शैक्षिक सामग्री में सुधार लाने के लिए लागू कर सकते हैं कि भाई बच्चा किस तरफ जा सकता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, वो उसको क्या दिशा दें हम, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो एप्टीट्यूड बेसिकली उसकी रुचि किस तरफ है और उसमें क्षमता किस तरफ जाने के, उस तरह से फिर उसको सिखाया जाए। अभिरुचि परीक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों की विषय विशेष जानकारी जी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ बेहतर है और बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव भी आपको थर्ड ऑप्शन में ही नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दक्षता परीक्षा या कॉम्पिटेंसी टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसको हम कह देते हैं। ये क्या कहती है भाई, दक्षता परीक्षा का उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है और शिक्षक इसे हिंदी कक्षा में विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षमता को मापने के लिए किस प्रकार प्रभावी रूप से यूज कर सकता है कि बच्चे कितना दक्ष हैं, जो उन्होंने पढ़ा है उसमें कितने प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है ना। गुल अफसान कुछ अलग से निकाल करके लाएंगे जिससे कि मजे भी आए, है ना। पर दक्षता परीक्षा का उद्देश्य केवल
विद्यार्थियों को उनके अकादमिक प्रदर्शन में कमी बताना है, यानी कहाँ कमी रह गई ताकि उन्हें सुधारा जा सके। तो ऐसा नहीं है। दक्षता तो ये देखती है किस हद तक अचीव हो पाए जो आपके कौशल थे। दक्षता परीक्षा छात्रों के शैक्षिक कौशल और उनकी विषय विशेष समझ का मूल्यांकन करने के लिए होती है, जिसे शिक्षक व्यावहारिक परीक्षणों और संचार गतिविधियों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। यहाँ पे वो वाला फंडा लागू हो रहा है कि पेडागोजी में जो लंबा वाला ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, वो सही है। जो बहुत बार ये तुक्का फिट बैठ जाता है, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, दक्षता परीक्षा केवल इस केस में आपको पढ़ के देख लेना है कि क्या ये पॉजिटिव भी है, बच्चे के भले की बात कर रहा है, तो ठीक है। दक्षता परीक्षा केवल छात्रों की मानसिक स्थिति को मापने के लिए नहीं होती, कोई मेंटल परीक्षण नहीं है। दक्षता परीक्षा छात्रों को निष्क्रिय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को पैसिव बना दो। एक ही ऑप्शन सही है कि दक्षता परीक्षा छात्रों के शैक्षिक कौशल और उनकी विषय विशेष समझ का मूल्यांकन करने के लिए होती है, कि उनको कितना आता है किसी एक भाषा के क्षेत्र में, या जो भी उन्होंने सीखा है साल भर में, तो वो कितना जानते हैं उस चीज को जो उन्होंने पढ़ा है, और जिसे शिक्षक व्यावहारिक परीक्षणों और संचार गतिविधियों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पे टेस्ट लेकर के ही पता किया जा सकता है कि बच्चा कितना प्रोफिशिएंट है, कितना दक्ष है, कितने बेहतर ढंग से सीख पाया, जो उसको सिखाया गया क्लासरूम में या पढ़ाया गया, या जो भी उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हो पाई, नहीं हो पाई, और किस लेवल तक हो पाई अगर हुई तो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का, फटाफट से बताएंगे। मुख्य कौशल में भाषाई कौशल, सामाजिक कौशल और समस्या समाधान कौशल का क्या संबंध है, और हिंदी कक्षा में इनका विकास कैसे किया जा सकता है। मुख्य कौशल यानी मेन स्किल्स हैं कि लैंग्वेज को लेकर के स्किल्स, सोशल स्किल्स, बच्चा एक दूसरे के साथ कैसे डिस्कशन करेगा, और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आए उस पर वो समाधान निकाल पाए। इसके बारे में कौन सा एक ऑप्शन आपको सही लगता है। आज मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही रखा है, बातें बहुत ज्यादा नहीं की है। ठीक, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है, भाषाई और सामाजिक कौशल का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम आते हैं। ऐसा नहीं है। सोशल स्किल्स और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रिलेशन है। आप लोगों से चर्चा बातचीत कैसे करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करते हैं ना। सेकेंड ऑप्शन, समस्या समाधान कौशल केवल गणित या विज्ञान के विषय में लागू होते हैं, जबकि भाषाई और सामाजिक कौशल अन्य विषयों में भी उपयोग नहीं होते। ऐसा नहीं है। समस्या समाधान और कौशल जो है या गणित या विज्ञान विषय में नहीं, हर एक विषय में शामिल हो पाएंगे। आप लैंग्वेज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम पोज कर सकते हैं कोई। भाषाई, सामाजिक और समस्या समाधान कौशल आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन्हें एकीकृत तरीके से विकसित किया जा सकता है। हिंदी कक्षा में शिक्षक इन कौशलों को छात्रों में संवाद, रचनात्मक लेखन और समूह कार्य के माध्यम से बढ़ावा दे सकता है। ये बच्चे के पक्ष में है, और अगेन उत्तर जो है लेंदी भी है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इन कौशलों का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को पाठ्यक्रम की सामग्री पढ़ाना है। ये तो रटवाने की बात कर रहा है, तो बाकी ऑप्शन तो आसपास भी कहीं आते नहीं है। अब ये क्यों सही है इसको समझते हैं। देखो, हमसे पूछा था मुख्य कौशल में जैसे भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आ जाएंगे। सामाजिक कौशल अगेन उसमें भी आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 4 लोग ग्रुप में बैठ के कोई चर्चा, डिस्कशन कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, वहां पे भी किसी से रास्ता भी पूछना होगा तो भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो समाज में जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो भाषा का प्रयोग तो होगा। ठीक, तो भाषाई, सामाजिक और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप अगर आपको समस्या का समाधान ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, मम्मी ये बात समझ नहीं आ रही, अच्छा इसका जीवन में समस्या का समाधान ढूंढना है। उसमें भी हर जगह भाषा का इस्तेमाल है, चाहे आप किताब से ढूंढें, चाहे आप इंटरनेट से ढूंढें, चाहे लोगों से बातचीत करके किसी समस्या का समाधान निकालें, लेकिन भाषा का प्रयोग वहां भी है। ठीक, तो भाषा यानी लैंग्वेज स्किल्स तो आप सीख रहे हैं, सामाजिक और समस्या समाधान कौशल आपस में सब जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं तो आप पढ़ के भी समझ पाएंगे, सुन के भी समझ पाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट भी बेहतर कर पाएंगे, है ना, और समस्या समाधान भी कर पाएंगे। ये सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात तो सही है। थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन सही है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए। इसकी पीडीएफ और बाकी के 3-4 जो सेशन है उनकी इकट्ठी ही पीडीएफ आज ही मैं अभी के अभी कोशिश करूंगी। ये वाला पीडीएफ तो कल हो जाएगा, बाकी जो पेंडिंग पीडीएफ हैं और जो अपडेटेड नोट्स हैं वो मंडे तक, तीनों सब्जेक्ट के ही, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी 90 नंबर हैं, वो फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आया हो। बाकी अपने साथ बने रहिए। पेपर में समय दिन जो है वो कम है, लेकिन अगर आप अभी भी तमीज से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। निकलता है लोगों का हफ्ते हफ्ते भर में भी सीटेट का एग्जाम, क्योंकि ये कोई मेरिट वाला एग्जाम नहीं है। जस्ट 60% नंबर आपको लेके आने हैं, 90% अगर आप कैटेगरी से हैं तो 55%। चलिए, आज का जो सेट था कंपैरेटिवली इजी कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी भी रखा है क्योंकि सिलेबस से ही है। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए। अगर आप 25 तक भी स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 30 तो मैं कहूंगी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। 30 आउट ऑफ 30 है बहुत सारे लोगों का, 29-26। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद आपका। कल 9 बजे मिलेंगे और सीडीपी का कुछ करेंगे कल, ठीक है ना। क्या पैराग्राफ वाला क्वेश्चन पहले करना सही है भाषा के लिए? नहीं, पहले पेडागोजी कर लो, टाइम बच जाएगा। इस पे मैं अलग से गद्यांश पद्यांश पे एक सेशन लूंगी। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। कमेंट्स में बताना कितना स्कोर किया और कहाँ समस्या रही।